This is Nisma Amir with another episode of our amazing program Meet the CEO, जिसका मकसद है पाकिस्तान के कामयाब तरीन CEOs को डिस्कवर करना और आपसे मिलवाना, so that you can learn from their success and the struggles behind their journey. Today we're going to meet the CEO of Canon Group of Industries, Mr. Sheikh Mohammed Ibrahim. He started with the vision of providing comfort to the masses and is now one of the main players of Pakistan's foam industry, along with various other successful ventures. Hello sir, welcome to our show. It's a great pleasure to have you with us. थैंक यू मैम, आपने भी हमें मौका दिया कि हम आपके साथ बैठे और गपशप करें। चलें, ज़बरदस्त। ऑन दैट नोट, सबसे पहले वी वांट टू नो अबाउट यू। आपका एक कह लें आपकी प्रोफेशनल लाइफ का आगाज़ कहाँ से हुआ, कहाँ से एवरीथिंग स्टार्टेड फॉर यू? प्रोफेशनल लाइफ तो बहुत ही अर्ली स्टार्ट हो गई थी मेरी। मैं जस्ट आई पास माई मैट्रिक और फिर फादर मेरे बिज़नेस में ही थे, तो मुझे उनके साथ उसी वक्त, उस ज़माने में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा होता था कि छुट्टियां बहुत मिलती थी मैट्रिक के पेपर्स के बाद, तो देन आई विल जॉइन माय फादर। तो आई बिलोंग फ्रॉम शेख फैमिली, तो उसमें ये होता था कि घर में बैठ के क्या करना है, और बस उसके बाद फिर आई कंप्लीट माय ग्रेजुएशन। लेकिन फिर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि मैं आगे नहीं पढ़ सका, और फिर मैं उसी तरह पूरा बिज़नेस में वालिद के साथ आ गया था। और ये जो करंटली मेरा बिज़नेस है, ये मैंने 97 में मैंने फैक्ट्री अपनी स्टार्ट की थी, कैनन फोम का। यस, कैनन फोम इंडस्ट्रीज़। ये टोटली ये समझ लें कि मेरा ही चाइल्ड है, और मैं और मेरे भाई स्टार्ट मैंने किया था। फिर माय ब्रदर आफ्टर स्टडीज़ ही जॉइन मी, और हम दोनों भाइयों ने मिलकर इसका स्टार्टअप लिया। फोम एक बड़ा फोरसाइटेड सा वेंचर होगा उस टाइम में, तो कैसे आपके जहन में आइडिया आया कि मैं इस तरफ अपना वेंचर का स्टार्टअप लगाऊं, या मैं इस तरफ अपनी प्रोफेशनल ट्रैक को लेके जाऊं? इस तरह से था कि मेरे फादर जो थे वो बिज़नेस करते थे इंपोर्ट्स का। वो आर्टिफिशियल लेदर के इंपोर्टर थे, और तो आर्टिफिशियल लेदर के इंपोर्ट की मार्केट में भी फॉर्म था, तो वहाँ से थोड़ा सा फॉर्म के साथ हमारा टच था। लेकिन फिर आगे जाके हमने एक फॉर्म फैक्ट्री लगाने का इसलिए सोचा कि जी कोई अपने एक्सपैंड करना है, तो हमारा ये ख्याल था कि किसी ऐसी चीज़ में जाया जाए जो थोड़ी बहुत लिंकेज हो, जिसका हम मार्केट के लिए हमें जाना ना पड़े। जहाँ आर्टिफिशियल लेदर की मार्केट थी, वहीं उसी मार्केट में फॉर्म की भी शॉप्स थी, उसी में थी। पाकिस्तान में 1998 में आई विल स्टार्ट माई बिज़नेस, तो 1980 के बाद से 98 तक 18 साल में कोई नई फॉर्म फैक्ट्री नहीं आई थी। अच्छा। और उस वक़्त भी पाकिस्तान में 4 बड़े मेजर प्लेयर थे, तो इसलिए कोई सोचता ही नहीं था, जब जो भी अगर कोई सोचता था तो ये उनसे इतना ह्यूज और थिक कंपटीशन देते थे कि वो वाइंड अप हो जाता। वाइंड अप। तो 98 में जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे साथ भी सेम ये हुआ। अच्छा। वो कहते हैं कि पंजाबी में सर मुंडाती ओले पड़े। व्हेन आई विल स्टार्ट, तो मार्केट करने निकले, तो उन्होंने अपने ब्रांड्स को वहीं पे रखा, और एक सब ब्रांड्स निकाल दिए। अब देखिए ना, अगर जो 1980 में भी लगी हो फैक्ट्री, तो 98 तक 18 साल का डिफरेंस था। तो 18 साल इज़ अ ह्यूज टाइम फॉर टू सेटल एनीवन। ये सारे चैलेंजेस फेस कर रहे थे व्हाइल यू वर सेटिंग अप, तो कैसे फिर हाउ वर यू एबल टू टेक योरसेल्फ आउट ऑफ इट, और क्या चैलेंजेस या हर्डल्स आई एम श्योर आपके सामने काफ़ी आई होंगी? बहुत ज़्यादा बारे में भी बताएं। बहुत ज़्यादा। मैंने पूरे पाकिस्तान के हर्डल्स तो ये कि मैं मार्केटिंग खुद करता रहा हूँ। तो मैंने पूरा पाकिस्तान खुद गाड़ी में घूमा। मैंने एक वो ये हाईएस्ट टाइप वैन बनाई खुद से, उस पर पीछे सैम्पलिंग्स और ड्राइवर मैं खुद घूमता रहा। लेकिन मैंने एक चीज़ सारों में घूमी, फॉर्म तो सारे बना रहे थे। अब सबके 20 साल से, किसी के 40 साल से, किसी के 30-30 साल से रिलेशनशिप है जी। जब इतना मार्केट में है, तो मैंने कहा अब मैं कोई नई चीज़ तो लेके नहीं जा रहा, फॉर्म है, जो चीज़ मैं लेके गया हूँ उन्होंने मेरे से सस्ती भी कर दी। तो मैंने उस वक़्त मार्केट में अपने कंपटीटर्स को देखना शुरू किया कि ऐसी कौन सी बात है कि जिससे जो कस्टमर है, जो डीलर है, जो बायर है, वो इनसे एग्री नहीं करता, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आती होगी।
फिर वो प्रॉब्लम्स को अलहदा किया, उसको फिर अपनी स्ट्रेंथ बनाया। उसमें ये देखा कि ये इतने बड़े होने के बावजूद सप्लाई का गैप है, इन लोगों के पास सप्लाई की प्रॉब्लम है, ये ऑर्डर 2-3 दिन बाद देते हैं। तो मैंने उस वक्त, मैं नया था, मेरे पास ये प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैंने उसको कहा कि इफ़ यू गिव मी ऑर्डर अर्ली इन द मॉर्निंग आई विल डिलीवर यू एट इवनिंग। और ये आज 22 साल बाद भी मेरी पॉलिसी है। दैट्स अ ग्रेट अप्रोच कि आपने कैसे एक वीकनेस इंडस्ट्री की उठाई एंड यू मेड अ स्ट्रेंथ। उसके बाद मैंने ये देखा कि आई विल गो टू पेशावर, केपी के जो अब उस वक्त सूबा सरहद कहलाता था, तो वहाँ पे फोम का एक ही रंग होता था, कवर का और फोम का एक ही रंग था। तो आप अगर कभी पठानों को देखिए तो वो बड़े डिफरेंट कलर्स के और शोख रंगों के होते हैं, शौकीन। तो मैंने कहा कि अगर ये कपड़े इस तरह के पहनते हैं, अपनी दुकानें इन्होंने शो की हैं, तो इनको मैट्रेस एक ब्लू कलर के कवर में या रेड कलर के कवर में तो अच्छा लगता ही नहीं होगा। तो मैंने 14 रंगों में खूबसूरत प्रिंटों में वो मैंने मैट्रेस कवर्स बनवा दिए। असल में देखना ये था कि हेल्दी कंपटीशन में रहते हुए प्राइस को नीचे लेके जाए बगैर, हाउ कैन आई अचीव द गोल। We all know of Canon Foams, it's a well-established name, but उसके अलावा भी you are associated to various other ventures and businesses. So I would want you to share that with our audiences as well. देखिए, कैनन अभी तो जो अगर रियल लाइफ बिजनेस को देखा जाए तो 20वां साल है मुझे स्टार्ट किए हुए। देखिए, ये इतना लंबा किसी इंडस्ट्री के लिए सफ़र नहीं होता कि जिसमें आप कर सके, लेकिन चूँकि फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें नई आती चली गई, हमने अभी स्टार्ट ही किया था, तो कुछ अरसे बाद पाकिस्तान में एक बड़ा चेंज आया कि लोग फॉर्म मैट्रेस के साथ साथ स्प्रिंग मैट्रेस में चले गए। तो फिर हमने अभी हमारा तो स्टार्ट था, लेकिन हमने थोड़ा सा वेट करके थोड़ा फॉर्म को इस्टेब्लिश करते हुए हमने अपना स्प्रिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया। बट वी आर फोकस्ड कि जी जो चीज़ नहीं आए, हमारे मुल्क के लोगों का हक है। अगर बाइंग पावर कम भी है तो कोई बात नहीं, कल को बढ़ जाएगी। जो लोग पहले तसव्वुर नहीं करते थे जिन चीज़ों का पाकिस्तान में, वो अब आहिस्ता आहिस्ता आएंगी, लोग लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आएगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा अगर ब्रांड इस्टेब्लिश हो गया, जैसे यहाँ बहुत सारे बड़े ब्रांड्स हैं जिन्होंने ये किया हुआ है कि वो एक अनड्यू प्रॉफिट कमा रहे हैं, दे कुछ भी नहीं रहे, लेकिन वो अपने ब्रांड के ही 30% 40% प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ये सेगमेंट भी हमने जब डेवलप किया तो इससे भी लोगों का हमारी तरफ रुझान हुआ। फिर हमने फर्नीचर लेके आए और अब हम फर्नीचर को इस तरह से लेके जाना चाह रहे हैं। हमारे फ्यूचर प्लान्स में अभी हमारी फर्नीचर फैक्ट्री एक तो शुरू हो गई हुई है, हमने अभी 3-4 शोरूम्स बनाए। तो मेरा उस पर टारगेट ये है कि फ़र्नीचर जो है वो भी ब्रांडेड होना चाहिए। यहाँ पे आप देखें 2-3 फर्नीचर की ऐसी हैं चेन्स जिन्होंने बनाया, तो वो लोग उसको लेके चले हैं, डीलरशिप्स ही दी अपने ऑन पे। हाँ जी। मैं ये चाहता हूँ कि इसको एक नया सिस्टम लेके आ रहा हूँ इंशाल्लाह ताला इन 1 और 2 ईयर्स। अब लोगों को हम उनके छोटे से छोटे शहर में भी ऐसा फर्नीचर देंगे जिसको एक कंपनी लायबिलिटी, उसकी वारंटी, गारंटी, मेंटेनेंस ऑन करेगी अच्छा। उसकी कंपनी। यानी कि उसके पीछे जैसे आप फॉर्म के गद्दे का क्लेम दे सकते हैं, वैसे आप अपने फर्नीचर का भी दे सकेंगे। तो ये एक नया हमारा कॉन्सेप्ट आ रहा है, इट्स वेरी सून। एक और वेंचर, ये तो चल रहे हैं इस वक्त दोनों, लेकिन एक नई फैक्ट्री हमारी टेक्सटाइल सेक्टर में जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला एंड ऑफ दिस ईयर हमारा एक और वो भी वेंचर है। दैट इज़ ग्रेट टू नो दैट ग्रेट थिंग्स आर कमिंग अप फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान एज वेल। इंशाल्लाह ताला। और मेरा ऑब्जेक्टिव है कि हम प्रॉफिट मार्जिन्स की बजाय हम सर्विसेज के साथ साथ, देखिए इंडस्ट्री बिजनेस का मतलब ही प्रॉफिट है, लेकिन अनड्यू प्रॉफिट्स नहीं होने चाहिए। सही। वी मेक प्रॉफिट बट वी आल्सो प्रोवाइड गुड क्वालिटी एंड गुड थिंग्स टू पीपल। एक कोई ऐसा फैक्टर बताना हो कि कैनन फोम्स की ये डिफरेंशिएशन पॉइंट है या ये यूनिक सेलिंग पॉइंट है कैनन फोम का फॉर द ऑडियंस। फोम डेंसिटी से इसकी क्वालिटी है। अगर एक डेंसिटी 30, 38, 40 प्लस माइनसेस में मैं बना रहा हूँ, तो वही अगर आपकी फैक्ट्री में भी बनेगी तो एक जैसी लाइफ होगी। अच्छा। तो इस तरह से इसको कोई रेफरेंस। मैं कहता हूँ कि मेरी क्वालिटी ये है कि मैं दूसरों की अगर 10 ईयर वारंटी या जो 30 डेंसिटी है उससे सेम क्वालिटी सस्ती कीमत में दे के, जो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव है कि मैं अपने प्रॉफिट को कम रख के लोगों को अच्छी चीज़ प्रोवाइड करता हूँ, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, यही मेरा स्लोगन है, यही हमारा लोगो भी है कि वी आर गोइंग टू गिव द बेस्ट क्वालिटी। और हमारे पास एक और चीज़ है, हमारी एक प्रोडक्ट है जिस पे हम
अपने कस्टमर को मनी बैक गारंटी ऑफर करते हैं कि वो अगर प्रोडक्ट से 7 दिन 10 दिन नहीं सेटिस्फाइड ही कम बैक, हमें वापस दे दे, अपने पैसे ले ले, जाके जहाँ से मर्जी खरीद ले। I think that also develops a trust factor on the brand. ये है इसलिए कि हमें अपने आप पे ट्रस्ट है, हमें अपनी उस प्रोडक्ट पे ट्रस्ट है, हमें अपनी क्वालिटी पे ट्रस्ट है, हमारा ब्रांड नेम्स पे ट्रस्ट है, जो हम दे रहे हैं हमें उस पर ट्रस्ट है। इन द पास्ट 5 to 7 years एक बहुत एवोल्यूशन आ गया है ई कॉमर्स का, ऑनलाइन डिजिटल प्रेजेंस का। तो वेयर डज कैनन फोम स्टैंड इन दैट केस? यहाँ भी आपकी फ्यूचर में कोई प्लानिंग है कि इसकी एक ऑनलाइन ई कॉमर्स में कोई प्रेजेंस डेवलप करनी है या कर रहे हैं? नहीं, ये पहले तो हम इस पर इतनी तवज्जो नहीं दी हुई थी, लेकिन मैंने अभी आपको बताया नया ब्लड आ गया, नई सोच आ गई। लेकिन वैसे भी ये लास्ट ईयर से हम लोग इस पर काफ़ी फोकस थे और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इन गुड इन ई कॉमर्स। और ये ऑनलाइन स्टोर बना दिया है, ऑनलाइन अवेलेबिलिटीज़ हैं, डिलीवरीज़ हैं, और साथ में ऑनलाइन हम लोग गिफ्टिंग भी कर देते हैं। अच्छा। मोटिवेशन देनी है ना, अभी हमारे लोगों का इतना ट्रेंड नहीं है ऑनलाइन का, और उसमें हालांकि हमें एक्सपेंस पड़ता है कि हमने मैट्रेस भेजना है उसके घर और सारा कुछ करना है, लेकिन इससे जो सबसे बड़ी चीज़ है ना कि उसको एक ट्रस्ट है कि वो डायरेक्ट कंपनी से ले रहा है और कंपनी पीछे खड़ी है, ऑन कर रही है हर तरह से। All of us have been in this pandemic for a very long time now. तो जब कह लें पीक भी एक चल रही थी कोविड की, बहुत जब कंटिन्यूसली लॉकडाउन थे, सब कुछ था, तो आपके काम पे कोई उसका असरअंदाज हुआ हो और फिर आपने उसको किस तरह से डील किया उस टाइम में? हमारी प्रोडक्ट जो है ना ये बेसिक नीड्स में नहीं है, जिसके बाद मेट्रेस अगर उसका ख़राब भी हो गया ना तो वो सोचता है 6 महीने गुजार लें, कोई बात नहीं, फिर ले लेंगे, देखेंगे, करेंगे। हमें बहुत ज़्यादा हर्ज हुआ क्योंकि ये पहले ही सेकंड ऑप्शन की चीज़ है। ये कोविड में और इन चीज़ों की वजह से ये सेकंड से भी थर्ड फोर्थ पे चली गई, हमारी सेल्स बहुत लो हुई। लेकिन अल्लाह का ये शुक्र रहा कि जितनी भी लो हुई उसने हमें इस काबिल रखा कि हम अपने एम्प्लॉयज़ और बाकी चीज़ों को मेंटेन अच्छा करके, हमने बोनसेस दिए, लेबर्स के एंड से सारे ठीक रख गए। ये अल्लाह की ब्लेसिंग रही हम पे। गिवन दैट यू आर हैंडलिंग सो मच और एक बिजनेस है जो स्क्रैच से आपने शुरू किया एंड इट इज़ डूइंग सो वेल, कभी गुड फेजेस होते हैं, कभी बैड फेजेस होते हैं। सो व्हेनेवर यू आर हैविंग अ फेज जिसमें डीमोटिवेटेड हो जाएं या कुछ बड़ा कह लें स्ट्रगल सम फेज अगर आ जाए, तो अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते हैं? हाउ डू यू कीप ऑन गोइंग? मैं तो इसको थोड़ा उल्टा समझता हूँ कि जब आपके पास रास्ते बंद होंगे, मुश्किल वक्त आएगा, आपको कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, तो दैट टाइम इज़ योर इनोवेशंस, दैट टाइम इज़ फॉर योर मोटिवेशन। आप स्मूथ जा रहे हैं तो आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा। आप सुबह उठ के आते हैं, सब कुछ हैप्पी है, गुड है, तो आपने क्या करना है, आके 4 पेपर साइन किए, अच्छे ऑर्डर्स आ गए, बंदों को देखा, एक मैनेजर आएगा अच्छी अच्छी रिपोर्टें दे के चला जाएगा, दूसरा जाएगा, आप भी हैप्पी रहेंगे। जब आएगा एक प्रॉब्लम फेस आएगी, सामने से कुछ ऐसा आएगा जो अनयूजुअल हो, फिर आप उसकी हल की तरफ जाएंगे, फिर आपका दिमाग काम करेगा। आप इंसान उस वक्त तक आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचता जब तक बॉक्स तंग ना हो जाए। I like that. I think this I'm going to keep with me for a long time, जब तक बॉक्स तंग ना हो जाए। और आपको मज़े की बात बताऊँ, लोगों को भी शायद हैरत होगी, I like problems. Okay. You like challenges basically. Yes, you can. लेकिन जितनी ज़िंदगी स्मूथ होगी मेरे हिसाब से उतनी बोरिंग होगी। लोग कहते हैं जी सेटल हो गए, हाँ जी, तो मैं कहता हूँ इसका मतलब तुम बोर हो गए। सेटल होना चाहिए कि जी यू आर गुड इन बिजनेस, लेकिन आगे जाने के लिए ठहरा हुआ पानी भी मैडम ठीक नहीं रहता, बदबू आने लग पड़ती है, काई आ जाती है। तो कीप मूविंग, ग्रोथ नहीं होती बेसिकली, कीप मूविंग। और प्रॉब्लम्स को कभी प्रॉब्लम, मैं तो ये समझता हूँ मुझे तो कभी प्रॉब्लम आई ही नहीं है, मुझे तो हमेशा चैलेंज आया और मैंने उस चैलेंज को कवर करना है। हाँ। मुझे तो अच्छा लगता है कि मुझे कोई चैलेंज दे। सक्सेस देखा, प्रोग्रेस देखी, तो जब उन सक्सेसफुल फेजेस में कैसे अपने आप को ग्राउंडेड रखते थे? मुझे तो ये अभी आप जब सवाल करी थी तो मैंने सोचना शुरू कर दिया था कि मुझे कभी ऐसी फीलिंग आई था जब मैंने अपने आप को महसूस किया। अभी तक आया नहीं। जो लोग लोगों से प्यार करते हैं ना, उनको अल्लाह बहुत अच्छा पे बैक करता है, और ये आपके जो दिमाग है ना, इसको नीचे ही रहना चाहिए। बिल्कुल, डेफिनेटली। आई थिंक ये हमारे यूथ के लिए भी एक बड़ा लर्निंग पॉइंट होना चाहिए कि हम्बलनेस इज़ द की टू सक्सेस इवेंचुअली।
फोम का जो एक बिज़नेस है उसमें बड़ी इनोवेशन और हर वक्त एड्स हम देखते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में। तो कैनन फोम का कोई ऐसा एक इनोवेटिव प्रोडक्ट हो जो आपको लगा हो कि आपके ओपिनियन में वो बाकी मार्केट से बिल्कुल हटके है? एक ऐसा मैट्रेस है जिसका हाफ पोर्शन हार्ड है अच्छा। और हाफ पोर्शन सॉफ्ट है। अच्छा। और वो इतना फील है उसमें कि आप हाथ लगा के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये हार्ड है और ये सॉफ्ट है। और ये पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। इनोवेशंस हमने इन चीज़ों में की हैं। जबरदस्त। और इट्स नॉट अ टू मच एक्सपेंसिव, इट्स अराउंड 50K और प्लस माइनस। हाँ। तो ये कोई इतना महंगी चीज़ें भी और अगर उसमें 2 लोगों की प्रेफरेंस केटर हो रही है तो इट्स अमेजिंग। ये बड़ी हॉट हमारी प्रोडक्ट है, लेकिन लोगों को ये समझ भी देर में आती है, वो कहते हैं कि हो नहीं सकता। अच्छा, मूविंग ऑन योर डेली प्रोफेशनल लाइफ, ऑफिस में क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं, कैसे काम को लेके चलते हैं? बॉस, एज अ बॉस आप कैसे हैं? लीडरशिप स्टाइल कैसा है आपका? बॉस तो मैं हूँ नहीं। मैं चूँकि खुद जब फैक्ट्री स्टार्ट की थी तो ज़ीरो से की थी, 10-12 लोगों के साथ। आज माशाल्लाह 1000 लोग काम करते हैं हमारे साथ। कि मेरा ये मानना है कि आप हर काम खुद नहीं कर सकते। बिल्कुल। आपको अपनी पावर्स, अपनी सर्विसेज जो हैं वो आगे लोगों को देनी पड़ती है, डेलीगेट करें। और मैं इसी तरह अपने मैनेजर्स को, मेरा जो कराची ऑफिस है और मेरे पाकिस्तान के 9 शहरों में ऑफिसेज हैं, हर बंदा वहाँ पे एक हद तक ऑथराइज्ड है। उसके बाद वो ऊपर वालों के पास आता है और उससे ऊपर कुछ डिसीजन ऐसे हैं जो हमारी पॉलिसी में हुए हुए हैं, उसके लिए उनको मेरे तक आने की करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो पॉलिसी से हट के अगर कुछ अनयूजुअल होना है तो वो मेरे पास आना है। यू आर वेरी पैशनेट अबाउट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल वर्क, तो व्हाई डोंट यू टेल अस मोर अबाउट इट? जब मैं बिजनेस में आया तो मुझे, हमारे कज़न है, अल्लाह ने तरीके रहमत करे, फौत हो गए बड़ी यंग एज में। मेरे दोस्त भी थे, वो मुझे एक दफ़ा ले गए एक ऑर्गेनाइजेशन, लायंस क्लब इंटरनेशनल। इट इज़ दुनिया की सबसे बड़ी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने वहाँ पे जब ज्वाइन किया तो वहाँ पे मैंने उस वक़्त ये देखा, बड़ी यंग एज थी, बच्चा ही था, अभी 17 साल का था। वहाँ पे काम करके मज़ा आया। मज़ा ये आया कि वो लोग काम कर रहे थे उस वक़्त आंखों पे बहुत ज़्यादा। अच्छा। और आपको हैरत होगी कि एक आम इंसान की आज के दौर में भी, आज की तारीख में भी आंखों में मोतिया आ जाए तो आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपसे 16-17 हज़ार रुपये लेता है उस ऑपरेशन। हम वही ऑपरेशन 6-7 हज़ार रुपये में करते हैं। अच्छा। और जिसका हम करते हैं हम 100% फ्री करते हैं। हम वो 6-7 हज़ार भी नहीं लेते, क्योंकि हमारे साथ जो टीम है ना, वो अल्लाह बरकत देता है। बिल्कुल। जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो वॉलंटियरली काम करते हैं। हमने सिर्फ लेंस के पैसे देने हैं। जो लेंस बेचने वाला है वो हमें सब्सिडी देता है उस पर। जो हॉस्पिटल है वो हमसे ऑपरेशन के थिएटर के पैसे नहीं चार्ज कर रहा। लाहौर का एक इलाका शादरा, वहाँ पे एक दिन का कैंप करने गए और इतने मरीज थे कि 4 दिन कैंप करना पड़ा। 50 मरीजों का टारगेट लेके गए थे कि इनकी आंखों का ऑपरेशन करेंगे और 350 प्लस मरीजों का ऑपरेशन करना पड़ा। 4 दिन कैंप लगा रहा और 5 दिन ऑपरेशन होते रहे। बाद मैंने जब फिर कंपनी बनाई, अल्लाह ने मुझे वसाइल देता गया तो फिर मैं इन चीज़ों में और ज़्यादा, ये शौक़ भी बन गया। मेरे फादर को 2015 में किडनी फेलियर हो गया, तो हमने फिर आँखों के साथ साथ किडनी पे भी काम शुरू किया। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि वी हैव ऑन डायलिसिस सेंटर 13 मशीन्स आर वर्किंग, दे हैव नॉट अ सिंगल पेनी पेड बाय एनीवन। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इन नेक्स्ट ईयर वी आर गोइंग टू मेक इट डबल, मोर देन 25 मशीन्स। और इसमें सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि किसी मरीज़ को कुछ नहीं देना। इस वक्त हमारे माशरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन छोटे छोटे कामों की। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो दर्द दिल भी रख रहे हैं, जना हॉस्पिटल में चला रहे हैं सर, और बहुत सारे लोग। तो जो छोटा आदमी भी है ना, उसको भी चाहिए कि बेशक 100-50 लगा के कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में से, अपनी कमाई में से ज़रूर लगाता रहे। इससे बरकत भी है और इससे आपको हिम्मत भी मिलती है। बिल्कुल, एंड आई थिंक यू आर अ लाइव एग्जांपल ऑफ दैट कि ये हम सुनते भी हैं कि आप अल्लाह से कारोबार करें। ये अल्लाह से कारोबार करने का तरीका मेरे वालिद साहब दे गए थे। अल्लाह ताला उनके लिए रहमतें रखे। आपने बड़ी यंग एज पे प्रोफेशनल लाइफ अपनी शुरू कर ली, सक्सेस देखा, प्रोग्रेस देखी,
तो जब उन सक्सेसफुल फेजेस में कैसे अपने आप को ग्राउंडेड रखते थे? मुझे तो ये अभी आप जब सवाल करी थी तो मैंने सोचना शुरू कर दिया था कि मुझे कभी ऐसी फीलिंग आई था जब मैंने अपने आप को महसूस किया। अभी तक आया नहीं। फिर वो आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि वो आप पे आएगा भी तो आप फील नहीं करेंगे। नहीं आना भी नहीं चाहिए। हाँ। आपको हमेशा ये जो दो चीज़ें जो है ना, एक मेरे पे शायद ब्लेसिंग रही कि मैं ये जो सोशल वर्क और ये इसमें चला गया, उससे आपको लोगों को देख के तो आपको ये चीज़ नहीं पैदा होती। हाँ। पाकिस्तान के मैं टॉप मोस्ट रैंकर्स ऑफिसर्स से लेके प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स और इन सब के साथ रहा, मेरी मीटिंग में मिलता हूँ, बात करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो जिनको हम लेस ऑफ अपॉर्चुन लोग कहेंगे, हाँ। जो कम रात अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, हाँ जी, जब आप इनके साथ मिलते हैं, इनके साथ कुछ चीज़ शेयर करते हैं, जो खुशी हाँ। वहाँ से रिवर्सल में मिलती है ना आपको, वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो। मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पास किसी काम से आए और उन्हें काम करवा दिया, वो आज सेट होकर अपनी जिंदगियाँ गुजार रहे हैं, तो वो आज भी मुझे साथ जी क्या कि जब बुलाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। ये चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं जब आपने, और वही बात है, मैंने बड़े बड़े अमीर लोगों को देखा जिनको मैं समझता हूँ कि आप अगर पैसे में कंपेयर करें तो पाकिस्तान के अमीर थे, लेकिन वो वेरी हम्बल हैं, वो ऊंची नहीं बोलते, बड़े प्यार से बात करते हैं, और उनको देख के हमें जैसे लोगों को ये सीखने का मौका मिलता है। जो लोग लोगों से प्यार करते हैं ना, उनको अल्लाह बहुत अच्छा पे बैक करता है, और ये आपके जो दिमाग है ना, इसको नीचे ही रहना चाहिए। बिल्कुल, डेफिनेटली। आई थिंक ये हमारे यूथ के लिए भी एक बड़ा लर्निंग पॉइंट होना चाहिए कि हम्बलनेस इज़ द की टू सक्सेस इवेंचुअली। अच्छा, सो मूविंग ऑन, ये सवाल आई थिंक हमारे जो यंग इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी फर्म में, ऑर्गेनाइजेशन में हायरिंग प्रोसीजर्स क्या हैं, क्या वो ऐसी एलिमेंट्स हैं जो ज़रूरी हैं एक इंसान में? मैं देखता हूँ कि जो फ्रेशली पढ़ के फारिग हुआ हो उसको मैं प्रेफर करता हूँ। सही। उसकी वजह ये होती है कि एक तो वो एनर्जेटिक भी होता है, उसको कुछ ना कुछ करने का दिल भी होता है। बिल्कुल। दूसरा, हमें उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाकर बोझ नहीं बनता, वो जैसे हम चाह रहे होते हैं, जिस ऑब्जेक्टिव से हम उसको रखना चाह रहे हैं, वो उसको एग्जीक्यूट करने में फॉलोअर अच्छा हो जाता है। सही। एक मौके पे जाके हम उसका ओपिनियन लेना शुरू करेंगे, लेकिन वो वक्त लगता है उसको वहाँ तक पहुँचने में। बिल्कुल। जो पहले से ही किसी इंस्टीट्यूट में 10 साल लगा के, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में लगा के आया होता है, वो आगे फिर वहाँ पे हमारे जो पुराने लोग होते हैं उनके साथ हर्डल्स क्रिएट होती हैं। और आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में जो है किस रेशो में ख़वातीन को हायर किया जाता है, प्रेफर किया जाता है? व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? मैं ख़वातीन के जॉब करने के हक़ में, ओके, पर्सनली तौर, ठीक, और मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारी बच्चियां काम करती हैं। सही। फैक्ट्री में तो हमारा ऐसा नहीं है कोई काम के उसमें ख़वातीन हैं, लेकिन ऑफिस में, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हैं, और बैंकिंग के साथ जो रिलेटेड जो हैं, सेल्स हमारी ऐसी नहीं है क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, तो उसमें ख़वातीन सूट भी नहीं करता। अकाउंट्स में मैं उनको हर मुमकिन, बल्कि कई जो शादीशुदा हैं, अगर उनके बच्चे छोटे हैं, कोई है, तो हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो अपने बच्चे को भी साथ ले आएँ, यहाँ रखें। इफ़ वी फील दैम कि जी इनकी भी फैमिली और हमारी, अगर मेरे बच्चे आ सकते हैं तो उसके बच्चे भी आने चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जो बच्चियाँ हैं, मेरे पास बच्चियाँ ही हैं हमारी जो हमारे पास काम करेंगी, so they are mentally satisfied. So with increasing competition and innovation in the foam industry, research and development की कितनी importance है in a success or growth? हर काम के लिए आजकल के दौर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। हमारे पास प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट भले ही ना हो, लेकिन हमें अपनी कॉस्ट इफेक्टिवनेस और दूसरी चीज़ों के लिए इस पे काम करते रहते हैं। हमारे पास बाकायदा डिपार्टमेंट है, बंदे रखे हुए हैं, हम क्वालिटी कंट्रोल्स पे काम करते रहते हैं। ये आपके कोई इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, या इज़ कैनन फोम एबल टू कंट्रीब्यूट इनटू द एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री? हम फोम तो डायरेक्टली पाकिस्तान से बहुत कम ही एक्सपोर्ट होता है, ना होने के बराबर है, सिर्फ एक अफगानिस्तान का सेगमेंट है। अच्छा।
ये ह्यूज वॉल्यूम्स की प्रोडक्ट है तो इस पे फ्रेट कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है, ये सारा कुछ एज अ वेंडर और सब कस्टमर हम लोग पाकिस्तान के दुनिया के बेहतरीन चंद एक ब्रांड्स के साथ एफिलेटेड हैं। हमारे टेस्ट हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से हमारी प्रोडक्ट भेज के हमने पास करवाए, उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ओके करवाए हुए हैं। और इसी तरह से हम जो उन प्रोडक्ट्स को यहाँ पे बनवाया जाता है तो वो कुछ कंपनीज़ हैं दुनिया की वेल नोन्ड, उनकी जब प्रोडक्ट्स यहाँ से बनती है तो जो उनके वेंडर्स हैं जो उनके लिए बना रहे हैं तो उसका फॉर्म एक पार्ट है। मैंने लाइक दैट कि somebody मेक अ सोफा फॉर सम कंपनी, तो फॉर्म एक उसका पार्ट है, एलिमेंट है उसका। हाँ। वो वहाँ से जब उसके लिए ऑर्डर ओके होगा तो वो उसको बताएंगे कि जी कैनन फॉर्म एक ये इनसे रब्ता करो, फिर हम उनको देंगे, फिर वो हमारी क्वालिटी पुराने स्टैंडर्ड्स हमें पता होते हैं उनके, हम फिर बाज़ कुछ नए ऐसे हैं जो नए ऑर्डर्स लेके आते हैं बाहर से, तो वो ख़ुद हमारे पास आ जाते हैं कि जी हमें ये बताएं कि हमने इन कंपनी से पास करवाना है तो इनके लिए फॉर्म का स्टैंडर्ड क्या चाहिए, कैसा है, हमें दें, हम उनको देते हैं, फिर वो लोग इस्तेमाल करते हैं। और हम भी फॉर्म का एक अच्छा रोल भी है, इस वक्त फॉर्म एक अच्छा यूजेज है टेक्सटाइल सेक्टर में भी और फर्नीचर सेक्टर में भी और बहुत सारी चीज़ों में। गिवन कि यू आर वन ऑफ द मेन प्लेयर्स इन द फोम इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ऐसे कोई मेजर्स या फैसिलिटेशंस जो आपको लगता है गवर्नमेंट को देनी चाहिए इस इंडस्ट्री को सो दैट ये और ज़्यादा प्रोग्रेस करे और इवेंचुअली फ्यूचर में एक्सपोर्ट्स में भी कंट्रीब्यूट कर सके? देखिए, ये मैं इसको थोड़ा सा आपके इस क्वेश्चन का कैनवस बड़ा कर देता हूँ, बिकॉज आई एम एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर ऑफ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। मैं इलेक्शन भी जीता 2 दफ़ा और इस वक्त सिटिंग में भी हूँ, BOI का बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का भी डायरेक्टर हूँ। मैं दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में घूमा। ईरान में फॉर्म के बिज़नेस का बड़ा अच्छा स्कोप था, मेरा बिज़नेस भी था, गैर हम गवर्नमेंट के साथ थे। मैं वहाँ एक सूबे में गया तो वहाँ पे उन्होंने हमें विज़िट कराया, उन्होंने लैंड दी, सारा कुछ दिया, तो वो हमें कहते थे कि हमारी चंद शराइत हैं। अच्छा, आप वो बिज़नेस करेंगे जो ईरान में पहले नहीं हो रहा, आपको हम जगह फ्री दे देंगे। अच्छा, आपको टैक्स हॉलिडे भी देंगे, लेकिन आप ये बताएंगे कि आपकी फिजिबिलिटी कितने साल की है उसके बाद की, आप लोकल मार्केट को डिस्टर्ब नहीं कर सकते उनकी। पाकिस्तान में ये चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता। मैं सिर्फ फॉर्म सेक्टर की बात नहीं करूँगा, मैं कहूँगा कि हमारी इंडस्ट्री के सारे सेगमेंट्स जो हैं उन पे गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जब तवज्जो देती है तो वो उन लोगों को इन्वॉल्व करती है जो या तो बहुत बड़े हैं, हाँ जी, या जिनका स्केल एक लेवल से ऊपर की माइंडसेट पे सेट हो गया हुआ है। ये जो हमारे पास 2 स्केल्स हैं, एक मिडिल बिजनेसमैन और एक लोअर बिजनेसमैन, इसके बारे में नहीं सोचा जा रहा। एक्चुअली ग्रो वही करेंगे जिसके पास ग्रो करने की जगह होती है। अच्छा, सो गिवन दैट यू हैड अ ग्रेट प्रोफेशनल क्राफ्ट, कौन सा ऐसा डिसीजन है जो हर दफ़ा या कभी आपको लेना पड़ा हो प्रोफेशनली, वो आपको बहुत मुश्किल लगा हो या लगता हो? लेकिन मुझे हमेशा इस बात से खौफ रहता है कि किसी को नौकरी से नहीं निकालना चाहिए, लेकिन ये एक लाइफ का पार्ट है और ऐसा है, डिसीजन लेना पड़ता है। हार्ड डिसीजंस होते ही हैं लाइफ में, लेकिन मेरे लिए सबसे हार्ड डिसीजन होता है कि मैं अगर किसी को समझूं कि भाई तू नौकरी निकल लेट गो करना पड़े जब, हाँ, वो क्योंकि पता नहीं उसके पीछे क्या सर्कमस्टेंसेस हैं, उसके क्या हालात। अगर एक नटशेल में आपको आंसर करना पड़े, व्हाट इज़ योर आइडिया ऑफ हैप्पीनेस? मेरा ये ख्याल है कि अगर आपसे कोई खुश है तो आप खुश हैं, अगर आपसे लोग खुश नहीं है ना तो फिर आप खुश नहीं हो सकते। So, given that you are a great example of a success story, आपकी इंस्पिरेशन जो है वो कौन रहा है? मैं कभी अपने अब्बा से बाहर निकल नहीं सका, क्योंकि वेरी अर्ली एज जब आपका माइंड बन रहा होता है, आप सेट हो रहे होते हैं, तो मुझे अपने वालिद साहब की तरफ देखता हूँ। और आप अगर मेरी स्टोरी को देखें और उनकी स्टोरी को देखें तो वो इंसान थे जिन्होंने 5 साल की उम्र, मैं तो फिर 17 साल की उम्र में, वो 5-6 साल की उम्र में अपने भाई के साथ लगे और एज आ वो भाई के हेल्पर के तौर पे रॉ चमड़े का काम शुरू किया, ला के टेंडरी से जाके चमड़ा लेके आना, उसको साफ़ करना, फिर बेचना। जब अल्लाह ताला ने को इस्टेब्लिश किया तो फिर ढाका में कारोबार था। अच्छा। ढाका फॉल हो गया,
सारा कारोबार ख़त्म हो गया। जो 20-25 साल में कमाया था 47 से लेके 50 से लेके 21 साल में 71 तक, तो वो सारा ज़ीरो हो गया। इवन के वो बताते हैं कि उस वक्त इतने पैसे नहीं थे कि जब ढाका फाल हुआ तो ढाके में थे मेरे वालिद साहब बांग्लादेश में, तो वो वापस आने के लिए जो कुछ था वो वहाँ उनको दे के तो बंदे को कश्ती में बैठ के तो कराची उतार के गया। तो वो कहते हैं कि उसको ज़िंदगी बचाने के लिए इतनी बड़ी कीमत ली कि जो कुछ था उसको दे के आए, जगह, माल, कारखाना, हर चीज़ छोड़ के आए। तो वो इंसान जिसने इतना बड़ा अप और डाउन देखा, सही बात, मेरे ख्याल में मुझे ज़िंदगी में उससे अच्छी स्टोरी नहीं मिल सकती थी। फिर उन्होंने उसके बाद जो हमारे लिए किया, एक वेस्पा स्कूटर से सफ़र और 2 मरले के छोटे से घर से जिसके एक कमरे में रहते थे, और फिर वहाँ से चलते चलते और हर एक स्टेप, और सबसे बड़ी बात कि मैंने कभी उनके मुंह से गाली नहीं सुनी थी, कभी उनको गुस्से में नहीं देखा। वो कभी इतना इस तरह नहीं शाउट करते थे कि किसी को बहुत बुरा लगे, समझाने की शक्ल में, गुस्सा भी समझाने। तो मैं तो कभी उनसे बाहर, और मैं अक्सर अपनी अम्मा को भी कहता हूँ कि अगर मैं हाजी साहब बंगरा हो यूँ ना तो क्या बात है, लेकिन अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। उनसे बड़ी शख्सियत, वैसे तो नबी पाक की शख्सियत दुनिया में सबसे बड़ी है, पैगंबर वली हैं, लेकिन मैं अपने साथ के लोगों की बात करूंगा जो मेरे सराउंड्स में थे, तो मैंने उनसे बड़ी शख्सियत नहीं देखी। उनको CSR का मतलब नहीं आता होगा, लेकिन उन्होंने जो कर दिया आज भी लोग उनको याद करते हैं। Tell us a little about the future plans, और कह लें कि एक फ्यूचर की विजन जो होती है कैनन इंडस्ट्रीज़ को लेके, कैनन फोम को लेके, फ्यूचर में क्या देखते हैं, क्या विजन कर रहे हैं? ये फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। मैंने आपको शुरू में बताया कि वी आर गोइंग टू टेक वेरी मच इनिशिएटिव्स, जो कोविड की वजह से रुक गए, 1-2 साल हो गया, लेकिन बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं। नई हमने अभी पूरी एक हेल्थ केयर की रेंज निकाली है, अभी हम इसको लोगों को और फैसिलिटेट करने जा रहे हैं। हमने बहुत सारे ऐसे प्लान किए हुए हैं। माई न्यू जनरेशन केम इनटू बिजनेस एंड जॉइन दिस ईयर, तो वो उनके पास बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, दे आर डूइंग ऑन दैट, वर्क ऑन दैट, और इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल कि जी माई कंपनी इज़ ऑन सिक्योर हैंड्स आफ्टर मी। अच्छा, मूविंग ऑन टू सम लाइटर क्वेश्चंस जो हमें आपकी पर्सनालिटी के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। ये कि जैसे जब बहुत स्ट्रेस हो, काम चल रहा है और ब्रेक चाहिए और थोड़ा स्ट्रेस मैनेज करना है, तो अपने आप को ब्रेक देने के लिए क्या करते हैं? गाने सुनता हूँ। गाने मुझे मैं थोड़े ज़रा 90s 80s के सॉन्ग्स, और अच्छा, अकेला ड्राइव करता हूँ और अकेले डिनर भी कर लेता हूँ कहीं ना कहीं। ज़बरदस्त। अगर एक नटशेल में आपको आंसर करना पड़े, व्हाट इज़ योर आइडिया ऑफ हैप्पीनेस? मेरा ये ख्याल है कि अगर आपसे कोई खुश है तो आप खुश हैं, अगर आपसे लोग खुश नहीं है ना तो फिर आप खुश नहीं हो सकते। मैं तो अपने लिए तो हर कोई खुश हो जाता है। मैं खुश हूँ, मैंने मेरी सक्सेस, मेरी स्टोरी देखें, मैं कहाँ से शुरू हुआ, क्या बन गया, तो मैं तो खुश ही खुश हूँ। लेकिन मुझे ये देखना चाहिए कि मेरे साथ से क्या लोग खुश हैं। काम पर्सनालिटी है कि गुस्सा आता है, और अगर गुस्सा आए तो फिर उसको कैसे कंट्रोल करते हैं या मैनेज करते हैं? वो बड़ा मज़ेदार सवाल कर दिया आपने। ये आपको मेरे मुलाजिमों से पूछना चाहिए, बंदों के से। बहुत गुस्से वाला हूँ। अच्छा, बहुत गुस्से वाला। लग तो आप काफ़ी काम और नहीं, वो मैं वैसे मैं हंसता रहता हूँ। सही, मैं हंसता हूँ। मेरे अक्सर लोग जो कहते हैं कि अगर इब्राहिम के सामने 2 लोग बैठे हों, 2 मुख्तलिफ लोग 2 चेयर्स पे, एक के साथ लड़ रहा होगा और गुस्से में होगा अगर कोई गलती हुई है, तो जब वो दूसरे की तरफ घूमेगा तो वो आपको नहीं लगेगा कि ये अभी इसके साथ लड़ रहा था और फर्क इंसान होगा। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जिसका गुस्सा है उसी की तरफ रहना चाहिए, दूसरे पे नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। और मेरा जॉब, मेरा काम, मेरी जो भी रिलेशन है किसी के साथ, वो डिज़र्व करता है कि मैं उसका रवैया जो वो मुझे दे रहा है वैसे ही उसको दे। गिवन दैट यू हैव अ बिजी स्केड्यूल, यू आर मैनेजिंग सो मेनी थिंग्स, तो पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस आउट करते हैं? कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं इस फिनोमेना को कि बैलेंस होना चाहिए? ये आपके सवाल जो आखिर वाले हैं ना, ये
बड़े अंदर के सवाल। I said that will tell us a little more about yourself. वो बड़ी मजे की बात है कि जब मैं स्टार्ट में था ना, तो फिर तो कोई फैमिली लाइफ नहीं थी। सही। कई साल तक कोई फैमिली नहीं थी। इवन बच्चे जब मेरी बेटी 5 साल की थी, तो जब मेरे दोनों बेटे बाहर चले गए पढ़ने, तो बड़ा गैप है दोनों, मेरे बेटे की और बेटी की एज। जी। फैमिली लाइफ एक्चुअली स्टार्ट जो मेरी करवाई, वो मेरी बेटी ने करवाई। अच्छा। आई एम जस्ट आंसरेबल टू हर। ओके। कि जी कब आ रहे हैं, अच्छा, किधर हैं। अभी मैं उसको, ये कोविड की वजह से आउटिंग शाउटिंग बंद थी, वो थोड़ा बहुत, तो वो जितना वो मेरे से इस बात पे नाराज़ है कि हमें कहीं नहीं जा रहे। तो लेकिन अब वक्त भी है, अब अल्लाह का शुक्र है कि सेटल हो गए हैं, वो उस तरह की स्ट्रगलिंग नहीं रही। तो मैंने आपको बताया अर्ली राइजर हूँ, तो वो फिर शाम 6 बजे से लेके अब 10 बजे तक तो मैं आराम से 4-5 घंटे अपनी बेटी बेगम के साथ घर पे, बच्चे क्योंकि अपना काम कर रहे हैं, तो ये अभी इनकी थोड़ी सी मसरूफियत उस वक्त में होती है। मैं ये समझता हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि जब उन्हें मेरी थोड़ी ज़रूरत है तो मेरे पास भी टाइम निकला है, मैं उस स्ट्रगल में नहीं हूँ, तो आई हैव अ गुड फैमिली लाइफ। That is great. And are you fond of reading? Books का शौक़ रखते हैं? और अगर रखते हैं तो कोई ऐसी बुक जो आप हमें रेफ़र करना चाहें कि ये ज़रूर पढ़नी चाहिए? अच्छा, मैं बुक्स पढ़ने का तो स्कूल से भी शौक़ नहीं रखता था। और ये जो आपने किताब का सवाल किया, मैं हिस्ट्री पढ़ने का बड़ा शौकीन। अच्छा। मैं मुख्तलिफ बादशाहों की और ऑटोबायोग्राफीज़ जैसे होती हैं, और ये मैंने, और मुसलमानों की ख़ास तौर पे, क्योंकि मैंने जब सफ़र किए तो मैं ट्रैवलिंग काफ़ी की, तो जहाज़ में पढ़ता था बैठ के, बाकी तो बिज़नेस में टाइम नहीं मिलता, मैं सच्ची बात बताऊँ। तो वो ट्रैवलिंग में 4-4 घंटे एयरपोर्ट पे कनेक्टिंग फ़्लाइट्स का इंतज़ार किया, तो बुक्स पढ़ लेता था। फिर मैं जब मुख्तलिफ़ मुल्कों में गया, तो पेरिस गया, जर्मनी, इधर, तो मैं वो देखता था मुसलमानों ने यहाँ आए तो क्या किया, कैसे आए थे, उसके लिए भी मुझे थोड़ा सा शौक़ रहा। लेकिन मैंने, क्योंकि ख़ुद ट्रेनर हूँ लीडरशिप का, मैंने बाहर से कोर्सेज़ किए, वो कि मैं लीडरशिप पे ट्रेनिंग्स भी देता हूँ, लोगों को क्लासेस भी लेता हूँ। तो मेरा ये शौक़ है, पढ़ना तो इतना नहीं, लेकिन मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक अब ज़रूर पढ़ रहा होता हूँ कि नया नया क्या आ रहा है, कोई मोटिवेशनल्स क्या हैं, इतनी चीज़ें। मूविंग टुवर्ड्स एंडिंग आवर कॉन्वर्सेशन, अगर ये कह लें एक नटशेल में या एक ओवरऑल आपको ये बताना हो कि आपने अपनी जर्नी से, जो अभी तक की जर्नी है, उससे आपने क्या सीखा? कोई मुश्किल है, मैंने पहले भी कहा, प्रॉब्लम है ही कोई, मुश्किल भी है ही नहीं, आएंगी, देखेंगे। आना ही वो है जो हम सॉल्व कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने दिल दिमाग में ये रखें कि मैंने किसी को चीट नहीं करना। सही, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप प्लान करके किसी को धोखा देते हैं या किसी को चीट करते हैं ना, तो ये समझ लें कि वो प्लान उसके लिए नहीं, वो आपके अपने लिए है, और ये कब आना है ये आपको नहीं पता, और वो आएगा ज़रूर। लेकिन 100%। मूविंग ऑन टुवर्ड्स रैपिंग अप दिस अमेजिंग कॉन्वर्सेशन दैट वीव हैड, कोई ऐसा मैसेज या एडवाइस जो आप देना चाहें हमारे जितने यंग इंडिविजुअल्स हैं जो अभी स्टार्ट ऑफ कर रहे हैं अपने करियर्स को या एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए कोई एक मैसेज? एक तो मैंने अभी कहा कि प्लान 2 महीने का, दूसरा ये है कि तेज़ी ना करें, एवरीथिंग टेक द टाइम, सही, रिजल्ट्स का वेट करें। आप अपनी एफर्ट्स को ना छोड़ें, अपनी हिम्मत को ना छोड़ें, अपनी नीयत को ठीक रखें, चीटिंग माइंडेड ना हो, और कंसंट्रेटेडली काम करें, रिजल्ट्स ज़रूर आते हैं। आई हैड अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस विद दिस एंटायर कॉन्वर्सेशन। मैंने बहुत सीखा है, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम, और इतना अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ आपने शेयर किया, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू टू यू जी, आपने टाइम निकाला आए और ये सारा कुछ हुआ। मुझे इसमें सबसे मज़े की बात ये है कि मेरी भी पिछली 20-25 साल की जर्नी जो है ना, वो आज एक तरह से रिकॉल हुई। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया। So I learned a lot from today's conversation. It was truly refreshing and educational, where I got to explore a new industry, that is Pakistan's film industry, and I'm sure you guys learned a lot as well. For more such insightful conversations, keep on watching our show.
Meet the CEO, only on Discover Pakistan.